हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली आपका टारगेट है कि 2022 या फिर इससे आगे होने वाले एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हैं, तो ये वीडियो को आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने यूपीएससी मेंस सिलेबस का जो जीएस पेपर 1 है उसके सिलेबस को टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्क्राइब किया है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपको हर टॉपिक को क्लियर करने में। जिस जिस टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप कहीं पर भी कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं किए हैं और सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हैं, तब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि यूपीएससी जो आपको सिलेबस प्रोवाइड कराता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। इसका जो मेन हेडिंग होता है वो कुछ इस तरीके सा: इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये उसका मेन हेडिंग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से, ये आपका इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये आपका जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब ये बस इतना ही आपके टॉपिक देता है यूपीएससी, और इससे पूरा अंदाजा लगा पाना कि आपको किस चीज में कितना हद तक तैयारी करना है, कितना डीपली तक जाना है, ये यूपीएससी आपको एक्सप्लेन नहीं करता। और अगर आप कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो ये आपको कभी भी आइडिया नहीं लगा पाइएगा कि आपको कौन से टॉपिक कहां से आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि हिस्ट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको कहां से और कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो इस पेपर में जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। ध्यान रखिए कि ये सोशियोलॉजी नहीं है, ये सोसाइटी है। सोशियोलॉजी एक अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिलेबस है, मैंने जैसे कि बताया, ये आपको यूपीएससी के वेबसाइट पे यहां तक मिल जाएगा। इससे आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करीब 50 स्लाइड में, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि हर एक टॉपिक कहां से आने वाला है और उसमें कौन कौन से जो हमारा पॉइंट है उसको हमें प्रिपेयर करने हैं, उसको कवर करने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए यहाँ पे मैंने दो तरीके से किया है कि ये जो हमारा पार्ट रहेगा वो हिस्ट्री का ही रहेगा। मेन टॉपिक जो यहाँ पे चलेगा वो आपका हिस्ट्री चलेगा। तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है इंडियन आर्ट्स फॉर्म। अब इसमें क्या है कि कौन कौन से पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं, इसके आपके नोट्स बनाने हैं, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको आसानी से पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो इंडियन आर्ट्स फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें इंडियन पेंटिंग्स, क्लासिकल डांस फॉर्म, फोल्क डांस फॉर्म, ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई दिख सकती है। तो ये सारे टॉपिक आपको इंडियन आर्ट फॉर्म से क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। अब उसके बाद अगर बात करें, इसी का पार्ट है जो हमारा लिटरेचर, उससे क्या क्या डिस्कस करने हैं, आपको क्या क्या नोट्स बनाने हैं, ये आपको ये सारे टॉपिक हैं, ठीक है। ये लिटरेचर पे आपको फोकस करना है, लिटरेचर से इन सारी चीजों को आपको कवर करना है। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो इसी का पार्ट है जो हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर है, इसी में आता है आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर में क्या क्या आपको फॉलो करना है, हड़प्पन कल्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, जो केव आर्किटेक्चर है, और इस तरीके से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मैं पूरे डिटेल में पढ़ के नहीं बताऊंगा, वीडियो बोरिंग हो जाएगी, इसलिए मैं ये सारी चीज आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर लास्ट में मैं ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि इतने डिटेल में आपको कहीं पर भी, गूगल पर भी नहीं मिलेगा, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आर्किटेक्चर से आपको ये सारी टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो ये हिस्ट्री में ही हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ जाता है, या फिर हम इसे मॉडर्न इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कहां से तैयारी करनी है, तो देखिए अंडरलाइन करिए, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, यानी कि जो हमारी 18th सेंचुरी है उसके मिडिल से ये अब तक के जितने भी इवेंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, उस पे आपको प्रिपेयर करना है, उसको तैयारी करना है। अब उसमें जो टॉपिक है वो ये है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपुल, यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, और इस तरीके से ये सारे टॉपिक जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये कहां से कहां, तो ये आपको ये अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो ये जो 1857 की जो विद्रोह हुई थी, क्रांति हुई थी, वहां से लेके फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि यहाँ पे डेट दिया हुआ है
1955 से 1905 तक जो है वो आपको कवर करने हैं, जिसमें जो मेन आपके टॉपिक रहने वाला है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, रोल ऑफ ईस्टर्न एजुकेशन, रोल ऑफ प्रेस, और इस तरीके से ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपको कवर करने हैं। यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लीजिए, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आगे की अगर बात करें तो ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, जो कि स्टार्ट हुआ ठीक उस टाइम के, देखिए यहाँ पे ये जो टाइमिंग है वो 1905 है, ठीक। ये 1905 से 1918 तक की जो ये टाइम पीरियड है, इसमें क्या क्या इवेंट चला है, क्या क्या मूवमेंट चला है, तो स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, सूरत स्पिरिट, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स और ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। तो ये सारे टॉपिक को आपको कवर करने हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है बिगिनिंग ऑफ मास नेशनलिज्म, जो कि 1999 से 1939 तक चला है। इसमें जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए हैं, है ना, वो सारी चीजों को आपको फोकस करना है और उसको प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी, हिज आइडियाज एंड लीडरशिप, मोंटेगू, चिलमोस रिफॉर्म्स, रिवोल्ट एक्ट, सत्याग्रह एंड जालियांवाला बाग में स्क्वायर, नॉन कॉर्पोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, और इस तरीके के ये सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। ये हमारा चल रहा है हिस्ट्री का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो वाला पार्ट, ठीक है। फिर हिस्ट्री का ही फ्रीडम स्ट्रगल वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं, तो ये है उसी का टॉपिक, बिगिनिंग ऑफ मास नेशनलिज्म। इसमें और भी टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक जो है वो आपको कवर करने हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो ये हम लोग अब 1999 से 1947 यानी कि जो हमारी आजादी का टाइम है उस टाइम तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो है वो नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 यानी कि वर्ल्ड वार 2 हो चुका है, और उस टाइम में जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था तो उसमें नेशनल मूवमेंट क्या था ये हमको स्टडी करना है। जो अगस्त ऑफर है ये क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, पीजेंट मूवमेंट्स, स्टेट पीपल स्ट्रगल और क्रीपिंग मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट क्या है, ये सारे को आपको स्टडी करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा डीप में मैं आपको हर टॉपिक को प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसी में आपको और भी टॉपिक्स हैं। ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, वेल प्लान है, INA एंड सुभाष चंद्र बोस, ये सारी जो टॉपिक है ये आपको कवर करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, यानी कि हमने यहां तक जो कवर किया है वो किया है कि हमारी आजादी तक की, यानी कि उससे पहले मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से आजादी तक की सारी चीजें हमने कवर करी है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन, यानी कि आजादी के बाद की जो हिस्ट्री है हमारी वो क्या रही है, उसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक कहां से कवर करना है। तो पहला जो आपका हेडलाइन है वो है नेशन बिल्डिंग, यानी कि इसमें जो चीजें करी गई हैं वो टॉपिक आपको कवर करनी है, जैसे कि पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट में ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटीग्रेशन हुआ है, जो उस टाइम में प्रिंसली स्टेट है, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सारी जो है वो प्रिंसली स्टेट है, तो इसको मर्ज किया गया था, भारत में मिलाया गया था। तो आपको यहाँ पे किस पे फोकस करना है, तो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो जम्मू एंड कश्मीर पे करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो है वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, और फिर ट्राइबल कंसोलिडेशन, रीजनल एस्पिरेशन, तो ये सारी टॉपिक है जो कि नेशन बिल्डिंग के तहत ये आपकी आती है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी आजादी के बाद जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है उसको भी आपको काफी अच्छे से स्टडी करना है, जिसमें नॉन एलाइड मूवमेंट है, पंचशील है, वार्स विद पाकिस्तान एंड चाइना, और ध्यान रखिएगा कि इसी बीच में आजादी से आगे जो है वो हमने 2 वार जो है वो झेल चुके हैं, एक पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ था उसमें हम लोगों ने जीत हासिल करी है, और चाइना के साथ जो वार हुआ था उसमें हम लोग पराजित हो गए थे। और फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर पॉलिसी बनी हमारी उसको भी आपको फोकस देके चलना होगा। फिर आगे अगर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से ही, तो इकोनॉमी हमारी किस तरीके की थी, तो प्लांट डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने प्लान किया था। फिर उसी दौरान जो है वो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, ऑपरेशन फ्लड एंड कॉर्पोरेटिव चलाया गया, ये जो है अर्जेनिया एंड लैंड रिफॉर्म्स किए गए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हुए, और उसी टाइम में जो है वो हमारा LPG रिफॉर्म्स हुए। तो ये सारे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये पॉलिटी उस टाइप का पॉलिटी नहीं है, बस उसके थोड़े से पार्ट है यहाँ हिस्ट्री में, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में ही आता है। इसमें आपको इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन से लेकर इमरजेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टी, इमरजेंसी, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर,
राइज ऑफ रीजनलिस्ट पार्टी और जो कोलिशन एरा है, ये सारी टॉपिक जो है वो इसके तहत आ जाती है। अब यहाँ पे जो आजादी के बाद हमारी सोशल है वो किस तरीके की है, तो यहाँ पे पॉपुलर मूवमेंट चले हैं, कम्युनलिज्म आया है, इंडियन वुमेन सिंस इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वार। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको डिस्कस करने हैं, आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ल्ड वार में जो आपका आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो उस टाइम में क्या क्या चीजें हुई, तो ये किस किस चीज की डिस्कवरी हुई, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिए कि इसी में जो है वो यूरोप की जो नेशनलिज्म है या फिर हम लोग कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहां से जो मुख्य रूप से जो चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इसी में आप देखिएगा अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो मुख्य जो है वो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, उससे आगे चीजें बढ़ने लगती हैं और फिर आगे जाके कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की भी डेवलपमेंट होती है। आगे अगर बढ़े वर्ल्ड वार फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वर्ल्ड वार आपका इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सेकेंड है। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में आपको ओवरव्यू लेके चलना है या थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो आपको यहाँ से होना चाहिए, आपका माइंडसेट थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में होना चाहिए, तो उससे ये सारे टॉपिक जो है वो आपको कवर करने हैं। फिर जो हम लोग आ जाते हैं वर्ल्ड वार बिटवीन द टू वार्स, उसके बीच में टू वार्स, वर्ल्ड वार के बिटवीन द टू वार्स थे, उसके बीच में क्या ये जो टॉपिक है ये आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वार सेकेंड, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हर साल आते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका प्रिपरेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्री जो है वो वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट करने लगी थी, एक दूसरे का ग्रुप बनने लगा था और बहुत सारी चीजें हुई थी। यहाँ पे आउटब्रेक ऑफ द वार जो वार था ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, तो ये काफी चीजें हो गई थी। ठीक है, उसी टाइम में यूएस की एंट्री हो गई थी वार में, है ना, ग्लोबलाइजेशन नेचर वार हो गया था और इस तरीके से सारे मूवमेंट जो है वो किए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक है वर्ल्ड वार 2 से रिलेटेड, इसको आपको कवर करने हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं तो डीकोलोनाइजेशन होने लगा, फिर विड्रॉल हो गया, नेशनल बाउंड्री जो है वो इसकी चीजें हो गई। तो यहाँ पे यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, यूरोप के बारे में आपको पढ़ना है, वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में क्या है, फिर कोल्ड वार के बारे में पढ़ना है, राइज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, कैसे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो एशिया और अफ्रीका है ये राइज किया और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली गई। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करने, जैसे कोरियन वार, वियतनाम वार और यहाँ पे क्यूबन क्राइसिस, ये उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटे मोटे तौर पे ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। क्लोप्स ऑफ सोवियत यूनियन, ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वार की हिस्ट्री से, बाकी चीजें जो है वो इसी तरीके से हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उस टाइम में जो हमारी कंसेप्ट थी वो किस तरीके की थी, तो टाइप्स ऑफ सोशल इंपैक्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफीज, उस टाइम पे किस तरीके के इंपैक्ट पड़ा था वर्ल्ड वार का। ठीक है ना, तो उस टाइम में जो कम्युनलिज्म है, कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म है, ध्यान रखिए कि ये जो तीनों टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब हम लोगों ने हिस्ट्री से आगे बढ़ के जो हमारा दूसरा टॉपिक था सोसाइटी का, हम लोग सोसाइटी पे आ चुके हैं। तो सोसाइटी में क्या क्या डिस्कस करना है, तो सबसे पहले जो इसका साइलेंट फीचर्स है इंडियन सोसाइटी का, उसको डिस्कस करना है, जिसमें आपकी डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी कास्ट, लिंग्विस्टिक, सोशल, रीजनल, रेस, ट्राइब और इथनिसिटी, कल्चर, ये सारी चीजें जो हैं वो डाइवर्सिटी के अंदर में आ जाती है। ठीक है, और फिर इसके जो चैलेंजेज हैं डाइवर्सिटी के, उस पे आपको तैयारी करनी है। यूनिटी, प्लुरलिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, फैमिली सिस्टम और एग्जांपल्स ऑफ द अबव, सभी के जो एग्जांपल है ये भी आपको नोट्स के साथ तैयारी कर लेना है। तो इस पे आपको अच्छे खासे मेहनत करना है। फिर जो हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है रोल्स ऑफ वुमेन्स एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए कि एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको खूब अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमेशा हर साल एक या दो आ ही जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, इंपावरमेंट थ्रू द एक्शंस, 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और इस तरीके से ये सारे जो मूवमेंट है ना, ये सारी चीजें जो चलाई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयारी करना है। हर पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा, अगर इसको आपने प्रिपेयर कर लिया तो ये पेपर कहीं नहीं जा रहा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं
इंडियन सोसाइटी के तहत ही पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया में, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और किस तरीके से हम उसका जो है वो बेनिफिट ला सकते हैं, या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ उसको हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, किस किस तरीके का पॉलिसी बनाया जाए कि इस सारे इश्यूज को टेक आउट किया जा सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। पुबर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, पुबर्टी और डेवलपमेंट से जितने भी इशू हैं ये सारे टॉपिक को आपको कवर करने हैं। ध्यान रखिए कि ये जो कंसिक्वेंसेस ऑफ पुबर्टी है इसमें क्या क्या शामिल है, इनइक्वालिटी, कंटिन्यू ऑफ द वैसियस साइकिल, और हु वाज टू अफेक्टेड बाय द पुबर्टी। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर करने हैं। पुबर्टी एंड डेवलपमेंट इशू के तहत ही कुछ और चीजें आती हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग अर्बन पुबर्टी, यानी कि जो अर्बन में पुबर्टी है उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आने लगती है, और ये जो पॉलिसी है वो किस तरीके से टेक डाउन हो जाता है, कैसे जो हम रिलेशन बना पाते हैं पुबर्टी और जो रिडक्शन ऑफ डेवलपमेंट है उसके बीच में। तो ये सारी चीजों को आपको कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो हमारा अर्बनाइजेशन है उसके ऊपर। तो अर्बनाइजेशन में आपको ये सारे टॉपिक जो हैं वो कवर करने हैं अर्बनाइजेशन के तहत। इसमें आपका जो अर्बनाइजेशन है वो रूरल एरिया से कैसे इम्पेक्ट पड़ता है अर्बनाइजेशन से, और भी बहुत सारे जो चैलेंजेज है अर्बनाइजेशन के, और जो प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन एरिया में, और कैसे जो हमारा स्लम्स का प्रॉब्लम है, जो रूरल अर्बन लोकल बॉडीज है वो सब कैसे प्रॉब्लम फेस करती है। तो ये सारे चीजों के बारे में जो है वो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, आपको यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इसके इंडियन जो सोसाइटी है उस पर भी इफेक्ट आया। उसका इफेक्ट में क्या क्या चीजें हुई इसको भी समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू बहुत सारी जो डिफरेंट डायमेंशन में जो हमारी ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी हुई, इम्पैक्ट हुई, उसमें ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके आते हैं। तो इन सारे टॉपिक को भी आपको कवर करना है। सोशल इंपावरमेंट, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको खूब अच्छे से तैयारी करना है। विच आर द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, डायमेंशन ऑफ सोशल इंपावरमेंट, और ये है गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एड सोशल इंपावरमेंट। तो ये 3 टॉपिक है जिसको आपको सोशल इंपावरमेंट के तहत आपको प्रिपेयर करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा आ जाता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको अच्छे खासे तैयारी करनी चाहिए। तो कम्युनलिज्म जो है वो इंडिया के पास्ट में भी था, अभी भी है, और ये सेंटरप्रेरी इंडिया में था। ये सारी टॉपिक पे जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको तैयार करना है। ठीक है, सेकुलरिज्म को कैसे एंटीडोट हम लोग मानते हैं कम्युनलिज्म के प्रति, ये किस तरीके से काम करता है, इसको भी डिस्कस करना है। अब रीजनलिज्म की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ रीजनलिज्म, आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स, ये सारी चीजें जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, और आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। सेकुलरिज्म, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, तो उस तरीके के किस तरीके की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में अभी फेस किए जा रहे हैं, और इससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए। और सेकुलरिज्म का कंसेप्ट कहाँ से आया है, किस तरीके से काम करता है। इंडियन में जो मॉडल है सेकुलरिज्म का, वो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो है वो एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। अगर हम कंपेयर करें फ्रांस से, तो फ्रांस जो है वो एक निगेटिव सेकुलरिज्म है। वो कैसे, तो जैसे इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई अपनी धर्म को फॉलो करता है तो इंडिया में उसको सपोर्ट किया जाता है उसके अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, जबकि फ्रांस में ऐसा नहीं किया जाता है। फ्रांस जो है वो किसी तरीके से कोई भी धर्म में पड़ती ही नहीं है, उससे बाहर रहती है। ठीक है, स्टेट उससे बाहर रहता है। तो हमारा माना जाता है कि जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। तो सेकुलरिज्म इन इंडिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेचर एंड प्रैक्टिसेस सेकुलरिज्म इन इंडिया, क्या नेचर है इसके, कैसे इसको प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अभी तक जो है वो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। हाँ, हमारा एक स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और उसमें धूमधाम से चल रहा है। चलिए बताइएगा कि वो कौन सा स्टेट है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चैलेंजेस फेस बाय सेकुलरिज्म इन इंडिया, अगर सेकुलरिज्म इंडिया में है तो किस तरीके के चैलेंजेस इसके द्वारा फेस किए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे जो इंडियन ट्रूली सेकुलर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारा सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो इश्यूज हैं इस पे आपको अच्छे खासे नोट्स बनाने हैं और स्टडी करना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं, इंडिया में
गोवा जो है वो आपका पहला स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे लागू है और यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से चल रहा है। तो हो सकता है पूरे इंडिया में भी इसको लागू किया जाए, लेकिन उसमें टाइम है अभी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा लास्ट जो चैप्टर है वो है ज्योग्राफी। ध्यान रखिए कि ज्योग्राफी जो है वो इंडियन ज्योग्राफी भी है और जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो भी शामिल है। ठीक है, तो हम लोग अभी कहाँ बात करने वाले हैं? अभी बात कर रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसको अंडरलाइन करिए, जियोमोर्फोलॉजी। अब इसमें आपको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कैसे अर्थ का निर्माण हुआ, कैसे इसकी चीजें हुई, फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर में क्या क्या है, कैसे जो ओशन है, कॉन्टिनेंट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, प्लेट किस तरीके से है, टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, अर्थक्वेक कैसे है, वोल्केनो कैसे आती है, रॉक साइकिल्स, ये सारी चीजें जो है, लैंड एंड उसका इवैल्यूएशन ये कैसे होता है, ये सब इसके अंदर में, इस टॉपिक के अंदर में आपको कवर करना है। ये है ओशनियोग्राफी। इसके तहत जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो सेफुलर स्प्रेडिंग है और ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से जो रिलेटेड आपके टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ ओशन वेव्स, टाइड करेंट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस टॉपिक के तहत आपको डील करनी है। फिर हम लोग बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। तो इससे रिलेटेड आपका क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ए स्ट्रक्चर, फिर सोलर रेडिएशन, हीट, बजट टेम्परेचर, ये ऑटोमेटिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम, वर्ल्ड क्लाइमेट, ये सारी चीजें जो है वो आपको कवर करनी है इसके तहत। ठीक है, फिर हम सोइल जियोग्राफी की अगर बात करें तो सोइल से कंटेंट और इससे रिलेटेड चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे स्टडी करनी रहती हैं। फिर अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान रखना है। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में बेसिस ऑफ ओरिजिन्स, ओनरशिप और जो एग्जॉस्टेबिलिटी है उसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड जो है यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न और लैंड जो डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन है उस पर हमें फोकस देके चलना है। ये सारी चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, कॉज ऑफ डिप्लीटेशन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सारे टॉपिक जो हैं वो फॉरेस्ट रिजर्व से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड आती हैं। तो ये सारा आपको कवर करना है। इसमें आपका जो मेन टॉपिक है जियोग्राफी का वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, तो वो आपको ये स्टडी करनी है। वाटर रिसोर्सेज में क्या है? मैरीन एंड फ्रेश वाटर, वाटर से स्कार्सिटी, नीड द कंजर्वेशन, और इस तरीके से जो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कवर करनी है। फिर हम लोग बात करते हैं कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का हम कैसे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं मिनरल्स का, ठीक है, अलग अलग चीजों में, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग लेवल पे होता है, चाहे वो ऑकरेंस एनर्जी हो या कंजर्वेशन एनर्जी हो, ये सारी एनर्जी को हम लोग पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं? शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो हमारा लोकेशन है इंडस्ट्री का, उसके लिए। तो उसमें क्या क्या चीजें काम करती हैं, तो इसको समझिए। लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ, जो लोकेशन है और इंडस्ट्री है किस चीज की? इंडस्ट्री की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हुई है, किस आधार पे हुई है? तो इसका दो आधार है, वो रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट, कैपिटल, लैंड, ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल इंटरवेंशन, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और कम्युनिकेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके आधार पे जो इंडस्ट्री होती हैं उनका लोकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको कवर करके चलनी है। फिर आगे हम लोग बात करें तो हम लोग आ जाते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड ही एक हमारा टॉपिक है जो कि है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना। ज्योग्राफिकल कुछ फिनोमिना होते हैं जिसके अंदर जो है वो आपके अर्थक्वेक, साइक्लोन, वोल्केनो जैसी चीजें निकल के आती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। ध्यान रखिए, अर्थक्वेक जो है वो आपके एसए वाले पेपर में भी हेल्प करेगा अगर इन टॉपिक्स को यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिए तो। कह रहा है व्हाई डज अर्थ से, क्यों अर्थ जो है वो हिलता है? अर्थक्वेक वेव्स, शैडो जोन, टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स, मेजरिंग अर्थक्वेक्स और इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। तो ये सारी चीजें टॉपिक्स को जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो हमारा अगला इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है सुनामी। सुनामी को भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के इसको प्रिपेयर करना है। इसमें व्हाट कॉज ऑफ सुनामी, इफेक्ट ऑफ सुनामी और फिर है मिटिगेशन इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी। फिर वोल्केनोज की बात करें, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, व्हाट कॉज वोल्केनोज और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। फिर साइक्लोन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और एंटी साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन सारे टॉपिक पे आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी के तहत अब लोग बात करें ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन। ज्योग्राफिकल फीचर्स और उसके लोकेशन किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर बात करें फैक्टर कॉजिंग चैलेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स,
इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग जियोग्राफिकल फीचर्स, तो ये सारे टॉपिक पे आपको तैयारी करनी है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली कर रहे हैं, 2022 के एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, तो इन सारे जो मैंने टॉपिक बताया है, हिस्ट्री, सोसाइटी और आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड, इन सारे टॉपिक को खूब अच्छे से कवर करना चाहिए। अगर आपने इतना कवर कर लिया है तो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा। सारे बेसिक में डिटेल जो में है, जो आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप जाके यूपीएससी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। वहां पे चीजें जो है वो काफी शॉर्ट में है, तो यहाँ पे डिटेल में आपको मिल चुकी है। इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सर्च कर सकते हैं स्टडी पॉइंट सुबोध। हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं स्टडी पॉइंट सुबोध, और ये जो है इंस्टाग्राम है वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक अनदर चैनल है स्टडी पॉइंट ब्लॉग्स, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड जो ब्लॉग्स है वो आपको मिलेंगी। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको हेल्प पहुंचाई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी डाउट हो उससे रिलेटेड आप कमेंट करके हमसे पूछें, या फिर हम सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे जीएस पेपर 2 के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।